हेलो, स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद रोहित सिंह। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुके हैं और ये तीसरा और आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी 2 देशों का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमको पता है, यानी वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम हमको पता है, तो हम उन 2 देशों के टाइम गैप को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक बहुत ही आसान एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोगों को ये पता है बच्चों, आप लोगों को ये पता है बच्चों, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है बच्चों। हमारे देश इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हमारे देश इंडिया का, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से पार हुआ है। मैंने आपको बता दिया है। चलिए कैलकुलेट करते हैं 0 डिग्री। लंदन जो है इंग्लैंड में एक ऐसा शहर है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो हम लोग गैप पता चलेंगे। लंदन का पता चल गया है कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री। तो गैप पता करने के लिए टाइम का हम एक काम करते हैं, सबसे आसान करते क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में से हम 0 को घटा देंगे, 0 डिग्री को। तो कितना आएगा, 82 डिग्री 30 मिनट। और आप लोगों को ये पता है बच्चों कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सनलाइट को 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री को पार करने में, 82.5 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 82.5 डिग्री गुणे 4। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में 82.5 गुणे 4, तो आएगा आपका 330। लेकिन ये आएगा आंसर मिनट में। और जब 330 मिनट को बच्चों आवर में चेंज करोगे तो आएगा 5 आवर 30 मिनट। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो +530 GMT है। कोई भी आप घड़ी खरीदेंगे तो ये जरूर लिखा रहेगा +5.5 घंटा, यानी भारत में पहले हो जाएगा 5.5, यानी कि भारत में 5.5 घंटा पहले वो टाइम आएगा जो कि लंदन में आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो भारत में बज रहा है शाम का 5, ठीक। अब 5.5 घंटा पहले चले जाओ, लंदन में क्या बज रहा होगा, सुबह का 11:30। ये AM है, समझ में आ गया? क्योंकि 11:30 और प्लस में 5.5 घंटे जोड़ लोगे तो कितना बज जाएगा, 5। तो अगर भारत में शाम के 5 बज रहे हैं तो लंदन में सुबह का कितना बजेगा, 11:30। क्यों? क्योंकि 5.5 घंटे का टाइम लैग है। इंडिया में पहले सूर्योदय हो जाएगा, उस 5.5 घंटे बाद कहाँ सूर्योदय होगा, लंदन में। यानी इंडिया में अगर सूर्योदय हो चुका होगा, या इंडिया में अगर सुबह का 10:30 बज रहा है, एक और एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कितना बजेगा, 5। ये ध्यान रखना, किसी भी देश का कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान देना। अब इंडिया का तो अपने को पता है, इंडिया का अपने को पता है कितना है, 82.5 डिग्री, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। चलिए एक और कंट्री का अपने को पता है, यहां पे है सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का है 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री, सऊदी अरब का कितना है, 45 डिग्री ईस्ट। तो कैलकुलेट करने के लिए टाइम गैप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटाएंगे। इसलिए घटाएंगे ताकि डिफरेंस पता चल जाए, अंतर पता चल जाए। तो 82.5 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे, 45 डिग्री घटाएंगे, ये 30 हो गया। जब माइनस करेंगे तो आएगा 37 डिग्री 30 मिनट, यही आएगा माइनस करने पर। यानी इंडिया में से जब हम सऊदी अरेबिया का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 डिग्री। अब ये जो 37.5 डिग्री है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किससे, वही फॉर्मूला है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देंगे। यानी कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री, 37.5 गुणे 4, ये आएगा बच्चों 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे पहले। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर भारत में दोपहर के 2:30 बजेंगे तो यहां पर कितना बजेगा, 12 बजेगा सऊदी अरब। यानी अभी जो भी टाइम हो रहा है उससे 2.5 घंटा और पहले चले जाओ। इस ध्यान रखना बच्चों, जो भी देश भारत के वेस्ट में आएगा
तो ये ध्यान रखना कि भारत में सूर्योदय उस देश से पहले होगा, और जो देश भारत के ईस्ट में रहेगा ये जरूर ध्यान रखना कि भारत में सूर्योदय उस देश के बाद में होगा। ठीक है, तो इधर का भारत से माइनस करेंगे और इधर का भारत से प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल ले लो, बगल में एक और देश है ईरान। ईरान का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 52.5 डिग्री। ठीक, अब बहुत आसान है ये, 82.5 में से 52.5 घटा दो, कंप्लीट कितना आएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री में से क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 120 मिनट। यानी भारत से ईरान का टाइम कितना, भारत आगे होगा ईरान से 2 आवर। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 घंटा। यानी भारत में अगर दोपहर के 2 बजे हैं तो ईरान में कितना बज रहा होगा, 12। आप किसी भी देश का कैलकुलेट कर सकते हो। और एक एग्जांपल एक कंट्री का ले लेते हैं जो भारत के ईस्ट में है। चलो लेते हैं सबसे आसान, जापान का लेते हैं हम लोग। भारत का कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, जापान का ले लेते हैं। जापान का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 135 डिग्री। इंडिया का कितना है, 82.5। तो अब जापान का ज्यादा है तो जापान में से हम इंडिया का घटाएंगे। 135 डिग्री में से 82.5 डिग्री को घटाओगे तो ये आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, 52.5 डिग्री आएगा। और 52.5 डिग्री में से हम 4 का गुना करेंगे, क्योंकि 4 का गुना हमेशा करना है, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में सनलाइट को 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 4 का गुना करेंगे बच्चों तो ये आएगा 210 मिनट। और 210 मिनट को जब हम कैलकुलेट करेंगे आवर में तो कितना आएगा, 3 आवर 180 हो गया 30 मिनट। यानी कि जापान हमसे आगे है कितना, 3 घंटा 30 मिनट। यानी कि भारत में अगर दोपहर के 10 बज रहे हैं तो जापान में जोड़ दो 11, 12, 1। जापान में उस समय 1:30 बज रहा होगा दिन का। समझ में आ गया। भारत में अगर सुबह का 10 बजेगा तो जापान में 1:30 बजेगा। क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। और इंडिया और जापान का टाइम डिफरेंस, टाइम लैग कितना आया, 3 आवर 30 मिनट। जरूर याद रखना, टाइम लैग कितना है, 3.5 घंटे का। तो हाँ, जापान में पहले सूर्योदय होगा हमसे। तो हमारे पास अगर दोपहर का हमारे पास 12 बजा है इंडिया में, तो यहां पर 3:30 बजेगा शाम का 3:30। ये ध्यान रखना। अब उम्मीद है कि आप किसी भी देश का अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता हो तो आप वहां का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पे, और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। और इस चैप्टर में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में इंडिया का लोकेशन, इंडिया का साइज यानी अपने देश भारत का लोकेशन क्या है पूरे दुनिया में, साइज क्या है यानी हमारा क्षेत्रफल क्या है, पूरे दुनिया के क्षेत्रफल में हमारा कितना हिस्सा है। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत और दुनिया कैसे हम लोग कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड से, आज हम लोग देखेंगे। देखो, बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ये कहना ये चाह रहा है कि हमारा भारत जो है, देखो ये पूरा एशिया है। किसी भी मैप में बच्चों इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। इधर एशिया का ईस्ट पार्ट हो गया जिसको ईस्ट एशिया कहते हैं, इधर एशिया का वेस्ट पार्ट हो गया जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं। और ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच यानी सेंट्रल लोकेशन है हमारे भारत का। भारत का लोकेशन कैसा है, सेंट्रल है। ये दिमाग में रखना, एक मैप से क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों का। देखिए ये मैप है, इस मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे इधर है, पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इधर है ईस्ट एशिया, इस साइड में ये है वेस्ट एशिया, और हमारा देश इंडिया कितना खूबसूरत लग रहा है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। यानी पूरे एशिया का सेंट्रल हिस्से में इंडिया है, बीचों बीच। सेंट्रल कहने का मतलब क्या होता है, बीचों बीच हमारा देश इंडिया लोकेटेड है। और दिमाग में रखना कि इंडिया कहाँ है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच। यानी कि एशिया महादेश में, एशिया महादेश के सेंटर में हमारा देश भारत स्थित है। बस यही आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आगे चलते हैं ना। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। फिर से देख लीजिए, साउथवर्ड एक्सटेंशन क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट समझिएगा। देखिए अगेन, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी भी मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप खुद ही देख के बताओ, ये पूरा एशिया है
और एशिया के किस हिस्से में इंडिया है? साउथवर्ड। यानी एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन, यानी जो एशिया साउथ में मौजूद है, एशिया का वो खिंचाव एक्सटेंशन जो साउथ में मौजूद है, वो कौन सा देश है? इंडिया। यानी इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। यानी पूरे एशियन महादेश में भारत किधर स्थित है? भारत का जो लोकेशन है, भारत की जो दिशा है, वो किधर स्थित है? साउथवर्ड, साउथ में। यानी पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में हमारा देश इंडिया सिचुएटेड है। आगे चलते हैं। आगे है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, इसके बारे में अभी समझाएंगे। विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, वेस्ट यूरोप, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। यानी ट्रांस इंडियन ओशियन रूट क्या होता है? और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये दोनों पॉइंट हम लोग इकट्ठा समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट वो रूट्स होते हैं जिस रूट से वो देश जिसका कोस्टल एरिया इंडियन ओशियन में मौजूद है। एक और आपको बता देते हैं जानकारी, इंफॉर्मेशन, कि इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। पहला कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। दूसरा कौन सा है? एटलांटिक ओशियन। और तीसरा कौन सा है? इंडियन ओशियन। यानी कि इंडियन ओशियन के कोस्टल रीजन में जो भी देश मौजूद हैं, जिस रास्ते से वो अपना ट्रेड पूरे दुनिया से करते हैं, उसी रूट को कहा जाता है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। और ये जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ये समझाना चाह रहा है कि इंडिया जो है अपने इस ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, जिस रूट से वो व्यापार करता है, इससे कनेक्टेड है इधर यूरोपियन कंट्रीज से वेस्ट में, और ईस्ट में कौन से कंट्रीज से? ईस्ट एशियन कंट्रीज से। यानी भारत पूरी तरह से कनेक्टेड है। हमारा देश इतना खूबसूरत है कि इतना लंबा कोस्ट लाइन है भारत का, हम लोग पढ़े हैं ना, कितना लंबा कोस्ट लाइन है? 7516.6 किलोमीटर। और इसी कोस्ट लाइन से इस वाले पार्ट से इंडिया कनेक्टेड होता है, यूरोप से कनेक्टेड होता है, अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट होता है, और भारत का ईस्टर्न कोस्ट से भारत कनेक्टेड होता है ईस्ट एशियन कंट्री से, जापान वगैरह सारे देशों से कनेक्टेड होता है। और इसी रूट को कहा जाता है बच्चों ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। तो ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स से इंडिया जो है कनेक्ट करता है, यानी हमारे देश से व्यापार होता है। वेस्टर्न कोस्ट से किधर होता है? यूरोप की ओर होता है। और ईस्टर्न कोस्ट से किधर होता है? ईस्ट एशिया की ओर होता है। अब एक और पॉइंट था बच्चों, ध्यान देना। देखो, इसमें था कि इट प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, भारत का लोकेशन सेंट्रल क्यों है। ये एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं, बार बार आते हैं और हमेशा आएंगे इस चैप्टर से, तो समझना इस चीज को। देखो, ये हमारा देश भारत है, ये आपको पता है। और जो भी देश समुद्र के किनारे होता है, 200 नॉटिकल माइल का एरिया, 200 नॉटिकल माइल यानी 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। ध्यान रखना, 1 नॉटिकल माइल का मतलब कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। तो सोचो 200 नॉटिकल माइल मल्टीप्लाइड बाई 1.8 कर लेना। इतना बड़ा एरिया समुद्र में वो किसका है? इंडिया का। और कोई भी देश अगर अपना जहाज इधर से पार करेगा तो इंडिया को इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। यानी सीधे बात से अगर हम ये कह दें कि बिना भारत के चाहे, बिना अपने देश के चाहे, वो अपने जहाज ले करके इधर से उधर नहीं जा सकता। देखो देखो ना कितना खूबसूरत है। यहाँ अगल बगल कोई और देश नहीं है, सिर्फ इंडिया है। और इंडिया का लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, चाइना भी, एक चाइना के एग्जाम्पल से, चलो एक कहानी कहेंगे तुम लोगों से। जब कभी भी मार्केट में आपको दुकान लेना होता है, कोई किसी को भी मार्केट में बाजार में जाता है दुकान लेने या मॉल खोलने जाता है, तो कहता है कि लोकेशन सेंट्रल चाहिए, जितना पैसा लगेगा, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन बहुत ही महंगा होता है। और बच्चों, सेंट्रल लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? मान लो किसी भी जगह के सेंट्रल लोकेशन में मॉल ओपन किया है हमने, इसका फ़ायदा क्या होगा कि सेंट्रल लोकेशन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं बच्चों, ये मेन बाजार हो गया, यानी यहाँ पे फुटफॉल, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस जगह पे हम अगर अपना बिजनेस ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा सामान बेचेंगे, ज़्यादा सामान बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल है,
क्योंकि किसी भी देश को, वेस्टर्न कंट्रीज को अगर ईस्ट से कनेक्ट करना है तो इंडिया के क्षेत्र से ही होकर के जाना है, या मान लो उसका जहाज इधर खराब होता है तो इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे वो जहाज लगा सके, रिपेयर कर सके। तो बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। और चाइना जैसे देश, देखो ना यहाँ पे समुद्र बहुत ही दूर से, अगर मान लो चाइना जैसे देश में यूरोप से कोई सामान मंगाना है तो यही रास्ता है ना, ये रास्ता है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है मलेशिया के बगल में, यहाँ से होते हुए चाइना सामान चला जाता है या चाइना के किसी भी पार्ट में चला जाता है। अब बताओ, चाइना श्रीलंका में अपना बेस बनाए हुए है, इधर बनाए हुए है, क्यों बनाना पड़ रहा है चाइना को इतना दूर आके? क्योंकि उसका लोकेशन सेंट्रल नहीं है, उसका लोकेशन स्ट्रेटेजिक नहीं है, जबकि इंडिया को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इंडिया खुद ही मौजूद है इंडियन ओशियन में, इतना इतना इंपॉर्टेंट रोल है। इवन इंडिया के साथ और भी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जापान जैसे देश, अमेरिका जैसे देश इंडिया के साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया का लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है कि किसी भी देश को जरूरत पड़ने पर भारत हर प्रकार का मदद प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया स्ट्रेटेजिक रूप से इसका जो लोकेशन सेंट्रल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश को ना जहाज रोक सकता है भारत, किसी भी देश का। एक एग्जाम्पल से और समझाएंगे आप लोगों को। आपको पता होगा कि 1971 के वार में यहाँ पे ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये था वेस्ट पाकिस्तान। चलो थोड़ा सा ज्योग्राफी से बाहर चलते हैं। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जब भारत के जो वहाँ पे सोल्जर्स पहुँच गए थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, इसने उनको मारने के लिए, यहाँ विक्रांत खड़ा था, INS गाजी भेजा था मारने के लिए, सॉरी पाकिस्तान ने भेजा था PNS गाजी। किसको मारने के लिए भेजा था? भारत के विक्रांत को। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यानी देखो ना, इंडिया कहीं से भी वार कर सकता। स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने के कारण यहाँ पे विशाखापट्टनम में ही INS राजपूत ने PNS गाजी को मार गिराया, क्योंकि हमको पूरा दूर तक दिखता है ना, अपना देश का लोकेशन ऐसा है। तो ये लोकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों, किसी भी देश का। तो चलो देखते हैं पॉइंट्स, फिर से देख लो, बहुत सारे डिस्कशंस कर लिए। तो द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ये हमको पता चल गया कि एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के सेंट्रल में कौन मौजूद है? इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिणतम बिंदु भारत है। तीसरा, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia। यानी कि फिर से देख लो कि जो इंडियन ओशियन रूट है वो भारत को कनेक्ट करता है, इधर वेस्ट में किससे कनेक्ट करता है? यूरोप से, और इधर ईस्ट में कनेक्ट करता है किससे? ईस्ट एशियन कंट्रीज से। ध्यान देना। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इट प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और यही जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है भारत का लोकेशन सेंट्रल बनाता है पूरे दुनिया में। क्योंकि भारत कोई किसी भी देश को जहाज लेकर के आना जाना है तो इंडिया को जरूर उसको गुड फेथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के बगल से ही वो जाएगा, वही रूट है जाने आने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the ईस्टर्न कोस्ट। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक पॉइंट समझाएंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला भारत का हिस्सा समझिएगा, ये डेक्कन पेनिनसुला, ये पूरा का पूरा पार्ट, देखिए इस पार्ट को कहते हैं बच्चों हम लोग डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, यानी ऐसा लगता है कि ये हमारा जो हिस्सा है वो हिंद महासागर में प्रोट्रूड है, यानी कि धंसा हुआ है। ये पूरा का पूरा हिस्सा हम लोगों का किस ओशियन में है? इंडियन ओशियन में। देखो अरेबियन सी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत का डेक्कन पेनिनसुला है वो किधर प्रोट्रूड है, किधर धंसा हुआ है? इंडियन ओशियन में। पूरी तरह से धंसा हुआ होने का मतलब ये नहीं कि धंस गया है पानी में, नहीं, यानी कि ऐसा दिखता है, देखने में ऐसा लगता है कि भारत का जो डेक्कन पेनिनसुला वाला पार्ट है वो किधर की ओर चला गया है? हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन की ओर चला गया है। अब आगे का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन, यानी अगेन ये जो डेक्कन पेनिनसुला वाला पार्ट है भारत का वो किधर प्रोट्रूड है, धंसा हुआ है? इंडियन ओशियन में। और साथ ही साथ कह रहा है दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट,
यानी ये पेनिनसुला जो है ये मदद करता है भारत को बहुत ही अच्छा कांटेक्ट रिलेशन बनाने में। किसके साथ? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कहाँ है? यहाँ पर है। वेस्ट एशिया के साथ हम लोग का रिलेशन है। अफ्रीका, इधर अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। एंड यूरोप, इसी रूट से यूरोप भी हम लोग जाते हैं। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, यानी भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी पश्चिमी जो भारत का तट है, इस तट से हम दुनिया के 3 जगहों से कनेक्ट होते हैं। एक तो वेस्ट एशिया, फिर अगला कॉन्टिनेंट अफ्रीका, इसके अलावा यूरोप, एंड विथ साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी साउथ ईस्ट किधर है? देख लो, जब कभी भी ऐसा है बना लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यानी भारत के साउथ ईस्ट में जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और साथ ही साथ जो ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, इस पार्ट से हम कनेक्टेड हैं। किस कोस्ट से? भारत के पूर्वी तट से, यानी कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट से। देखो, भारत के 2 कोस्ट हैं, इस कोस्ट को कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट, इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। तो अगर भारत को कोई भी सामान भेजना होगा, जहाज भेजना होगा या व्यापार करना होगा इधर के देशों के साथ, जैसे वेस्ट एशिया, इधर अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, तो किस तट का इस्तेमाल करेंगे हम? वेस्टर्न कोस्ट का। और अगर भारत को कांटेक्ट या कोई जहाज भेजना होगा इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह भेजना होगा, या ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह भेजना होगा, तो हम किस तट का इस्तेमाल करेंगे? ईस्ट कोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बस इस पॉइंट में यही बोल रहा है, देख लो। अगर बच्चों भारत को रिलेशन या भारत को व्यापार करना है तुम्हारे वेस्ट की ओर, यानी कि वेस्ट एशिया हो गया, इधर अफ्रीकन कंट्री हो गया, इधर हो गया यूरोप। देखो, ये वेस्ट एशिया, ये हो गया यूरोप, इधर हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो भारत के किस कोस्ट से हम व्यापार करते हैं? वेस्टर्न कोस्ट से करते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। और अगर हमको ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ या ईस्ट एशिया के साथ हमको कांटेक्ट करना है तो हम किस कोस्ट का इस्तेमाल करेंगे? ईस्टर्न कोस्ट का। बस ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोस्ट का कमी नहीं है, बहुत लंबा कोस्ट है। वेस्ट में भी कोस्ट है, ईस्ट में भी कोस्ट है। हमको कहीं से घूम के नहीं जाना है, डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट हम सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं दुनिया के किसी भी देश से। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इन इंडियन ओशियन। दुनिया के किसी भी देश का बच्चों इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है जो कि इंडिया का है इंडियन ओशियन में। देखो, भारत का कोस्ट लाइन इतना बड़ा, हमने बताया था कितना किलोमीटर का है? 7516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन में। और नो अदर कंट्री, दुनिया का और किसी देश का इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में नहीं है, किसी भी देश का। ये जरूर ध्यान में रखना, और ये एग्जाम में लिखना पड़ता है। ये सवाल भी बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। अभी ध्यान रखना कि दुनिया के किसी भी देश का इतना लंबा तट इंडियन ओशियन में नहीं है जो इंडिया का है। यानी इंडिया का बहुत लंबा कोस्ट है, किस ओशियन में है? इंडियन ओशियन में है। आगे चलते। विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन इंडियन ओशियन आफ्टर इट। यानी अगर तुमसे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों पड़ा, तो अब आप ये आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास भर भर के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट में आप लिखिएगा कि इंडिया का जो लोकेशन है वो बच्चों सेंट्रल है। किसके किसके बीच में? ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल है। दूसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि एशिया के किस ओर इंडिया है, तो एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो हमारा देश भारत है। तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा कि भारत का जो लोकेशन है या भारत कनेक्ट करता है अपने कोस्ट लाइन से, किधर से? वेस्ट कोस्ट लाइन से किधर कनेक्ट करता है? यूरोप, अफ्रीका कनेक्ट करता है, इसके अलावा वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता है। और भारत का जो ईस्टर्न तट है उससे कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो हैं वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रदान करते हैं, क्योंकि कोई और देश बिना भारत को कॉन्फिडेंस में लिए उधर से पार नहीं कर सकता। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। चाइना तक को भी मलक्का से पार करना है तो इंडिया से बहुत दूरी नहीं है मलक्का का, यानी मलेशिया का जो स्टेट ऑफ मलक्का है। तो सारे देशों को इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है सेंट्रल है। और एक और पॉइंट, नो अदर कंट्री, दुनिया का कोई भी देश का इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में नहीं है
जितना लंबा भारत का है। इसलिए हम ये जस्टिफाई करते हैं, ये सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर ही पड़ना था और किसी देश के ऊपर नहीं पड़ना था। यही आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना है और ये क्वेश्चन आता भी है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट व्हाई इंडियन ओशियन शुड बी नेम्ड आफ्टर इंडिया, व्हाई। तो आप उसका आंसर लिखिएगा। आगे चलते हैं। Since the opening of the यहां पर ये छूट गया है, स्विस कैनाल in 1869 India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। ये कहानी समझिएगा, देखिएगा। देखो बच्चों, डू यू नो का मैं बता रहा हूं। पहले इंडिया से यूरोप जाना होता था तो उसका रूट ये था बच्चों, पूरा अफ्रीका घूम के अटलांटिक ओशियन होते हुए हम यूरोप जाते थे। और बहुत जितना लंबा घूमेंगे डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता था यूरोप से इंडिया का। लेकिन बच्चों हुआ कि लाल सागर है इजिप्ट के पास, यहाँ अफ्रीका के पास, ये यहाँ से स्विस कैनाल ओपन हो गया इस जगह से, जो कि डिस्टेंस इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस को 7,000 किलोमीटर तक कम हुआ। और ये जो स्विस कैनाल था ये कब ओपन हुआ था? 1869 में। स्पेसिफिक डेट भी मुझको याद है, 17 नवंबर 1869 को ये ओपन हुआ। इसका डिस्टेंस है लगभग 194 किलोमीटर। इस कैनाल का, ये मैन मेड कैनाल था। पहले यहाँ कैनाल था नहीं, जमीन था, उसको कोड़ करके गवर्नमेंट्स ने वहाँ का एक कैनाल बना दिया, नहर बना दिया, जिससे बड़े बड़े जहाज तुरंत इंडिया से यूरोप पहुंच जाते हैं। अब तुम सोचो, कान को ऐसे पकड़ोगे कि ऐसे पकड़ोगे? सीधा एकदम इसका आंसर ये है कि अगर मान लो बाएं हाथ से ये कान पकड़ना है तो ऐसे पकड़ोगे कि एकदम पूरा घुमा के ऐसे पकड़ोगे? नहीं, ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। तो इंडिया से पहले एकदम घूम के लोग जाना पड़ता था यूरोप, क्योंकि जगह ही नहीं था, कोई जगह नहीं था। लेकिन बीच में यहाँ पर स्विस कैनाल बना दिया गया, कब? 1869 में, जिसको बनने से भारत और यूरोप का दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गया। और दूरी कम हो गया तो समय भी, पहले मान लो कि यहाँ से यूरोप जाने में लगता होगा 1 महीना, अब लगता है कितना लगता होगा? मुश्किल से मुश्किल लगता होगा तो 2 से 3 दिन लगता होगा बस। यानी जो एक जहाज पहले एक बार में काम करता था इतना लंबा, अधिक डीजल लगता होगा, तेल लगता होगा, अधिक टाइम लगता होगा, क्रू मेंबर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा, वो सब कम हो गया। अब एक जहाज महीने में न जाने 15 चक्कर मार देगा इंडिया और यूरोप का। तो सोचो कितना कमाएगा एक जहाज। एक जहाज 15 चक्कर मारेगा तो ज़्यादा कमाएगा कि एक चक्कर मारेगा तो ज़्यादा कमाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 15 चक्कर मारेगा तो ज़्यादा कमाएगा। तो ये डिस्टेंस कम हो गया, किसके बनने से बच्चों? स्विस कैनाल के बनने से। ये ध्यान में रखना। देखो, डू यू नो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि भारत का लोकेशन एशिया में सेंट्रल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया कनेक्ट है पूरे दुनिया से, इसका आंसर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों पड़ा, तो एकदम सब कुछ एक्सप्लेन करके लास्ट में लिखना है कि नो अदर कंट्री हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज़ इन द इंडियन ओशियन। ये आपका आंसर भी कंप्लीट होता है दोनों क्वेश्चन का। अब डू यू नो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि 1869 में स्विस कैनाल ओपन होने से इंडिया से यूरोप का जो दूरी है वो कितना किलोमीटर कम हो गया? 7,000 किलोमीटर। इसको दिमाग में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। India's contacts with the world have continued through ages। भारत का जो दुनिया के साथ कांटेक्ट है वो कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पिछले 10 सालों से ही हम दुनिया से कनेक्टेड है, नहीं। एजेस यानी सदियों से, सैकड़ों हजारों वर्षों पहले से हमारे देश का जो कांटेक्ट है यानी संबंध है पूरे दुनिया से रहा है। हम पूरे दुनिया से जुड़े रहे हैं, एजेस से यानी सदियों से जुड़े हुए हैं। बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। देखो इसका सीधा सा एकदम जवाब समझ लो। भारत का समुद्री रूट से यानी ओशियन के रूट से भारत का खोज कब हुआ? 1498 में। वास्को डी गामा ने, उनका जहाज गलती से केरला में पहुंच गया था, ठीक है, तो उन्होंने इंडिया को खोज निकाला पानी के रास्ते से। लेकिन क्या 1498 से पहले हम ट्रेड नहीं करते थे क्या? जरूर करते थे। हम सदियों से ट्रेड करते हैं। 1498 तो बहुत रिसेंट है, नया है। उससे भी पहले से जब पंचतंत्र की कहानियां चलती थी, गौतम बुद्ध थे, BC में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया,
चाइना में किया, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी प्रचार हुआ। इवन भारत के जो मसाले थे वो सदियों से और भी पुराने, भी भारत के मसाले भारत से दूर अफगानिस्तान या और भी सारे देशों में हम उनको बेचा करते थे, वो हमारे से जाता। जब पानी का रास्ता नहीं खोजा गया था बच्चों, तो जमीन के रास्ते से हम अपने सामानों का, कहानियों का, पंचतंत्र का ट्रेड करते थे एक देश से दूसरे देश में, बहुत पुराने समय से। तो यही कहना चाहता है कि जो भारत का लैंड रूट है यानी जमीन का जो रास्ता है वो ज़्यादा पुराना है एज कम्पेयर टू द मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? पानी का रास्ता। तो भारत के पानी के रास्ते से जो लैंड रूट है वो ज़्यादा पुराना है, ये कहना चाह रहा है। और हम लोग इसीलिए सदियों से हम लोग दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया से हमारा रिलेशन रहा है। आगे, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स while the oceans restricted such interactions for the long time। देखिए उसका आंसर भी बता रहा है कि देखिए भारत में यहाँ पे है माउंटेन्स, और माउंटेन्स में होते हैं पासेस बच्चों। पासेस किसको कहते हैं? देखो ये माउंटेन में कहीं कहीं पर गैप होता है और उसी गैप को रास्ते में बदल दिया जाता है, जिसको पासेस कहा जाता है। कि देखो भारत के ये पूरे हिस्से में माउंटेन है, आपको मैंने पढ़ाया है। भारत के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन है, और इस माउंटेन का नाम क्या है बच्चों? द ग्रेट हिमालय। ठीक है, इधर ओशियंस है, पानी है पूरा भारत के चारों साइड में, इस साइड में पानी है। लेकिन ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हम पुराने समय से, एंशियंट टाइम से, इन माउंटेन के बीच में पासेस होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रास्ते होते हैं। इस रास्तों के थ्रू हम पूरे दुनिया से कनेक्टेड रहे हैं। यानी देखो ये वाला जो रास्ता है ना, इधर से बाहर के देशों से लोग इंडिया आते थे, इंडिया से लोग बाहर जाते थे। बहुत पुराने प्राचीन समय में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये सब चीज़ें इंडिया से चलता था। जबकि ये जो हमारा ओशियन का रूट है, ये बहुत दिनों तक रोक के रखा दुनिया से, हमको दुनिया से अलग रखा इंडिया को। यानी कि अब बताओ, पानी का रास्ता तो बच्चों किसी को पता भी नहीं था। क्यों? इसलिए भी नहीं पता था कि पानी पर चलने वाले जहाज़ों का उस समय खोज भी नहीं हुआ था। लोगों को पता होता था कि पानी से भी जाया जा सकता है। इसलिए ये पूरा एरिया इंडिया का बच्चों पूरा अनछुआ था, यानी किसी को नहीं पता था कि इंडिया में इस रूट से भी जाया जा सकता है। और ये पता लगाने वाले शख्स कौन थे? वास्को डी गामा। यानी ये पूरा का पूरा पॉइंट्स कहने का सिर्फ ये मतलब है कि भारत जो है बहुत पुराने समय से, एजेस से वर्ल्ड से कनेक्टेड रहा है, यानी हमारा संबंध रहा है, रिलेशन रहा है पूरे दुनिया से। और दूसरा पॉइंट ये समझाना चाह रहा है कि जो भारत के पानी के रास्ते हैं, आज हम अपना 95% ट्रेड जिस रास्ते से करते हैं, पहले वो हमारे लिए रास्ता था ही नहीं, क्योंकि दुनिया को पता था ही नहीं कि इंडिया समुद्र के रास्ते भी जाया जा सकता है, ऐसा कोई रूट था ही नहीं। तो ये रूट नया है, और ये लैंड वाला रूट बहुत ही सदियों पुराना है भारत के लिए। अगला है, दीज रूट्स have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। यानी इन्हीं रास्तों के द्वारा हम दो चीज़ों का एक्सचेंज करते थे, एक है आइडियाज और दूसरा है कमोडिटी। देखो यही होता है एक्सचेंज। कमोडिटी का मतलब होता है बच्चों गुड्स, जैसे मसाले हो गए, बहुत सारे तुम्हारे मसलिन हो गया। देखो बच्चों, एक्सचेंज दो ही चीज़ का होता है, एक होता है गुड्स का और दूसरा होता है आइडिया का। जब कभी भी एक देश से दूसरे देश ट्रैवलर्स जाते थे पुराने समय में, एंशिएंट ट्रैवलर्स जब एक देश से दूसरे देश में जाते थे, तो वो अपने साथ गुड्स तो लेकर के जाते ही थे, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। इससे पहले का सिस्टम क्या था कि बाहर के देशों के लोग भारत में अपने देशों में बने हुए सामान लेकर के जाते थे या पैसा लेकर के जाते थे, और यहाँ से भी यहाँ के मसाले, मसलिन, मलमल वगैरह यहाँ से लेकर के दूसरे देशों में जाते थे। लेकिन ये बताओ बच्चों कि जब ट्रैवलर्स का एक्सचेंज होगा, यानी बाहर के ट्रैवलर इंडिया आएंगे और इंडिया के लोग बाहर ट्रेड करने जाएंगे, तो सिर्फ सामान ही जाएगा क्या? नहीं, लोगों के साथ उनका आइडिया, उनके थॉट्स भी आते जाते हैं। अब भारत के लोगों को पता चलेगा कि मिस्र के लोग कैसा सोचते हैं, या ग्रीक लोग कैसा बात करते हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं, उनके जीवन जीने का क्या तरीका है, ये भारत के लोग जानेंगे दुनिया के बारे में, कि उनके जीवन शैली कैसी है, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है।
और साथ ही साथ जो विदेशी भारत आएंगे वो भारत के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, वो बातें कैसे करते हैं। यानी कि एक्सचेंज सिर्फ कमोडिटी का ही नहीं होता है, यानी गुड्स ही एक जगह से दूसरे जगह नहीं आते जाते हैं, लोगों के साथ साथ गुड्स का एक्सचेंज होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ आइडियाज यानी थॉट्स का भी आदान प्रदान होता था। तो दो ही चीजों का आदान प्रदान होता था। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि बाहर के लोग हमारे देश में गुड्स ले आते थे और हमारे देश से गुड्स ले जाते थे, और आते थे तो अपने आइडियाज भी लेकर के आते थे, और भारत के भी आइडियाज, आइडियोलॉजीज, कल्चर बाहर लेकर के जाते थे, फैलाते थे। आगे, द आइडियाज ऑफ द उपनिषद, उपनिषद कहाँ का है? भारत का है। एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, उपनिषद कहाँ का है? भारत का है। रामायण कहाँ का है? भारत का है। पंचतंत्र कहाँ का है? भारत का। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव सिस्टम, आज तुम लिखते हो ना 19.67, इस तरह का चीज लिखते हो, डेसिमल दशमलव, ये भारत में ही खोज हुआ था, और ये भारत से होते होते पूरे दुनिया में फैला। कैसे फैला? क्योंकि बाहर से लोग इंडिया में व्यापार करने आए, यहाँ पर देखे, सीखे, यहाँ पर रामायण बिकता था, रामायण की कहानियां लोग बात करते थे, सुनाते थे, तब पंचतंत्र की कहानियां लोगों आपस में बातचीत करते थे, तो वो अच्छी लगी लोगों को। तो जो चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, तो सिर्फ सामान ही नहीं, गुड्स ही नहीं, बल्कि वो अपने साथ थॉट्स भी बाहर लेकर के गए। डेसिमल सिस्टम भारत में यूज़ होता था। वो लोग बाहर से आए, बोले ये कैसा सिस्टम है यार गुड्स बेचने का, या मैथमेटिक्स का ये कैसा सिस्टम है। यहाँ इंडिया में सीखा और पूरे दुनिया में क्या हो गया, वो फैल गया। ठीक है, तो भारत में एंशियंट ट्रेवलर्स आए, गुड्स एक्सचेंज करने आए, कमोडिटी एक्सचेंज करने आए, लेकिन जब भारत वो लोग आए तो देखा कि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। रामायण यहाँ पे चलता है, उपनिषद चलता है, यहाँ पंचतंत्र चलते हैं, यहाँ डेसिमल सिस्टम चलते हैं। तो वो सारे सिस्टम जो सिर्फ इंडिया के थे वो बाहर चले गए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ से लोग आए वो अपने अपने जगह लेके चले गए। तो भारत की आइडियोलॉजी पूरे दुनिया को पता चल गई। और सिर्फ भारत के ही बारे में नहीं, आगे पढ़ेंगे। पहले देखो, ये भारत के स्पाइसेस, दुनिया में और कहीं नहीं स्पाइसेस होते थे, मसाले जो खाते हो ना, सब्जी में डाल डाल के खूब भर के, गरम मसाले, इलायची, लवंग, ये सब चीज़ें जो होती थी कहाँ होती थी? भारत में होती थी। हल्दी, मसलिन्स, मसलिन्स कहते हैं मलमल। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है बच्चों, एकदम मुलायम कपड़ा। पहले के राजा महाराजा उससे कपड़ा वगैरह पोशाक बना करके पहनते थे, वो भारत में ही होता था, आज भी होता है। आज मलमल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश अर्लियर बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड अदर मर्केंडाइज, और भी सामान जो इंडिया में होता था, वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया, भारत से बाहर गया टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग अलग पार्ट में भारत से मसाले, मलमल के कपड़े और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया में मिलते थे वो दुनिया में फैल गए। कैसे फैले? पानी के रास्ते फैले क्या? नहीं, ये लैंड रूट से यानी जमीन के रास्ते भारत से दूसरे देशों में गए। इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यानी अभी तक तो बच्चों हम लोग गुड्स और आइडिया बाहर भेज रहे थे, बाहर के भी स्कल्पचर यानी कि जो बिल्डिंग बनाने का तरीका होता है ग्रीक लोगों का, वो इंडिया में आया। एंड द आर्किटेक्चुअल स्टाइल्स, यानी बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, ऑफ डोम, मंदिर के ऊपर गुंबज देखते हो, डोम मतलब क्या होता है? गुंबज। एंड मिनरेट्स, मिनरेट्स का मतलब मीनार, मंदिरों में भी मीनारें बनी होती हैं लंबी लंबी। फ्रॉम वेस्ट एशिया, यानी ये इंडिया के हिस्से नहीं थे, वेस्ट एशियन ये सब चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? जैसे आर्किटेक्चुरल सिस्टम ऑफ डोम, ये मिनरेट्स, डोम, ये सब वेस्ट एशिया के थे जो कि इंडिया में फैल गए। यानी बाहर के लोग लेकर के आए अलग अलग तरीके, बिल्डिंग बनाने का डिफरेंट स्टाइल्स, वो आकर के इंडिया में सिखाए, और ये वेस्ट एशिया का चीज़ इंडिया में फैल गया। जैसे एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे आइडियाज़ और कमोडिटी का। भारत से मसाले, मसलिन, भारत से रामायण, पंचतंत्र बाहर गए, यानी जो हमारा चीज़ है वो बाहर गया, और बाहर की चीज़ें ग्रीक स्कल्पचर वगैरह इंडिया आया। और इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक के यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने ये सीखा इस टॉपिक में कि हम आज से नहीं, एजेस से, सदियों से हम एक देश से दूसरे देश से जुड़े हुए हैं, यानी हमारा रिलेशन सदियों से रहा है दुनिया के साथ। और एक और पॉइंट कि जो भारत का मैरीटाइम यानी पानी वाला रास्ता है वो बहुत नया है,
इससे बहुत पहले से हम जमीन के रास्ते दुनिया से जुड़े हुए हैं। और दुनिया से जुड़ते थे तो क्या करते थे? डांस करते थे क्या? नहीं, दुनिया से जुड़े थे तो हम क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। किसका? आइडियाज एंड कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे। आइडियाज जैसे रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, और कमोडिटीज जैसे मसलिन, स्पाइसेस हम बाहर भेजते थे। और बाहर के आइडियाज जैसे ग्रीक स्कल्पचर, डोम बनाना, गुंबज बनाना, मीनार बनाना, मिनरेट्स, ये सब वेस्ट एशिया की चीजें थी, ये इंडिया में आई। और इस तरीके से हम दुनिया से जुड़े रहे, एक्सचेंज करते रहे हर एक चीज का। बच्चों ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले स्लाइड में चलते हैं, ध्यान देना। ये सिल्क रोड है, यानी कि जिस रास्ते से हम कनेक्ट होते थे दुनिया से, ये ध्यान देना। ये देखो, ये इस रास्ते से इंडिया में बाहर से ट्रैवलर्स आते थे। ये हमारा देश भारत है और हम भी दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। यही वो रूट है, रास्ता है जिससे पुराने समय में व्यापार होता था, जब समुद्र के रास्ते का खोज नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम लोग बात करते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में। हमारे पड़ोसी, प्यारे प्यारे पड़ोसी, इंडियाज नेबर्स, हमारे नेबर्स यानी कि सीधा है पड़ोसी, यानी भारत के पड़ोसी, भारत के नेबर। कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं? ध्यान देना। पहला पॉइंट, इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। हमने ये आपको बता दिया कि साउथ एशिया, इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है और साउथ एशियन कंट्री होने के साथ साथ भारत इंडियन ओशियन में बहुत ही सेंट्रल लोकेशन में है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसलिए है क्योंकि भारत वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। और बीचों बीच कोई भी देश होता है बच्चों तो उसका एक अपना इंपॉर्टेंस रोल होता है। क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आगे, यानी भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। कहां पे है? साउथ एशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन। भारत एक बहुत बड़ा एकदम शक्तिशाली देश है एशिया का, जो कि पूरा एशिया का साउदर्न पार्ट संभाले हुए है इंडियन ओशियन के साथ साथ। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यानी पहले यूनियन टेरिटरीज 7 थे जो अब बढ़ करके 9 हो गए हैं। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं बच्चों? दिमाग में एकदम ध्यान दो। और 28 राज्य, ये देखना, ये भारत के 28 राज्य हैं, ठीक है ना। इसमें 29 राज्य है, पुराना है, यहाँ से ये कट गया है, ये पूरा लद्दाख हो गया है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चौथा है पंजाब हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। इसके अलावा 4 हो गए यहाँ दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये 4 2 6 हो गए, 4 5 6। इसके अलावा तुम्हारा हो गया यहाँ पे पुदुचेरी, 7 अंडमान एंड निकोबार, 8 लक्षद्वीप, 9 यूनियन टेरिटरीज। देखो ध्यान देना, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। और बच्चों ये पूरा इंडियन स्टेट्स है, इसको जरूर घर में मैप खरीद लो, प्रैक्टिस करो और जानना भी चाहिए कि हमारे देश का कौन सा राज्य कहाँ है। देखो जैसे यहाँ केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यहाँ पे ये आंध्रा है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मेघालय, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम। ये जरूर ध्यान में रखना। भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज भी मैंने आपको बता दिया, स्टेट्स भी आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा पॉइंट बोल रहा है, ध्यान देना, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। चलो देखते हैं इसको। बच्चों किसी भी मैप में लोकेशन जब भी आ जाए तो ये जरूर बना लेना, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और बात हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का। भारत के नॉर्थ वेस्ट में बच्चों हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान। ये भारत के किस डायरेक्शन में है बच्चों? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट करने का मतलब उत्तर पश्चिम के कोने पे, यानी नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पे भारत के दो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब चलते हैं भारत के नॉर्थ में, पूरा उत्तर। भारत के नॉर्थ में बच्चों 3 पड़ोसी हैं, नेपाल, चाइना, ये तिब्बत वाला पार्ट देखो सिक्किम और अरुणाचल से लगता है, और भूटान, यहाँ पे ये भूटान है। तो 3 देश बच्चों हमारे नॉर्थ बाउंड्री पे हैं। कौन कौन से? नेपाल, चाइना और भूटान। अब चलते हैं भारत के ईस्ट में। भारत के ईस्ट में बच्चों 2 देश हैं, यहाँ पे है बांग्लादेश पड़ोसी नंबर 6 और म्यांमार पड़ोसी नंबर 7, यानी टोटल 7 देश लैंड बाउंड्री से हमारे देश से जुड़े हुए हैं, यानी 7 देशों के साथ हमारा जमीनी रिश्ता है, यानी जमीन का रिश्ता है। देखो ये जमीन से हमारा बॉर्डर इन 7 देशों से चलता है। तो पड़ोसी नंबर 1 पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में है। इसके अलावा भारत के नॉर्थ में 3 पड़ोसी हैं, नेपाल, चाइना और भूटान, और भारत के ईस्ट में 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। बच्चों इसको जरूर ध्यान में रखना, जरूर दिमाग में रखना, यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में, और म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में। चलो, आवर साउदर्न नेबर्स, यानी हमारे कुछ दक्षिणी पड़ोसी भी हैं, अक्रॉस द सी हैं वो, यानी कि उनसे जमीन का रिश्ता नहीं है, समुद्र के पार हैं। कंसिस्ट ऑफ द 2 TWO, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, ध्यान देना, आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। चलो अब श्रीलंका और मालदीव ले चलते हैं तुम लोगों को। देखो भारत के ये 7 पड़ोसी तो हम लोग देख लिए थे। पहला है भारत के 7 पड़ोसी हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने देखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना यानी कि तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 7 पड़ोसी देख लिए थे। हमारे 2 साउदर्न नेबर्स हैं, यानी दक्षिणी पड़ोसी हैं, लेकिन वो अक्रॉस द सी हैं, यानी समुद्र से उनसे हम कनेक्टेड हैं, जमीन लैंड बाउंड्री नहीं है उनसे। कौन कौन से देश है बच्चों? यहाँ पे है श्रीलंका, हमारा एक और पड़ोसी, और ये है बच्चों मालदीव्स। यानी ये देख लो, ये मैप है, यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी भारत का जो साउथ ईस्टर्न पड़ोसी है ये श्रीलंका है, और भारत का बच्चों जो साउथ वेस्टर्न पड़ोसी है ये मालदीव से है। मालदीव आइलैंड यहाँ पर है और ये श्रीलंका है। तो भारत के कुल टोटल पड़ोसी कितने हो गए? 9। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि अक्रॉस द सी कितने हमारे पड़ोसी हैं, तो सिर्फ 2, श्रीलंका और मालदीव, जरूर ध्यान रखना। और जमीन के रास्ते वाले पड़ोसी कितने हैं? 7 टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कि गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट कहाँ है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। ये श्रीलंका है, और श्रीलंका का जो ये रास्ता है श्रीलंका और इंडिया का, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, इसको हिंदी में कहा जाता है। कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। ये आता है सवाल कि भारत श्रीलंका से अलग है, कौन से स्ट्रेट से, कौन सी जल संधि से? पाक स्ट्रेट से। और साथ ही साथ ये देखो हिस्सा जो गल्फ जैसा दिख रहा है, खाड़ी जैसा, गल्फ वो हिस्सा होता है बच्चों, ध्यान से देखना, वो हिस्सा जो पानी का वो हिस्सा जो 3 साइड से लैंड से घिरा हो, जमीन से, उसको कहते हैं बच्चों गल्फ। और इसी गल्फ को कहा जाता है बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार। तो भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ भी है, यानी कि खाड़ी भी है, उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो खाली जगह है जिससे इंडिया कनेक्टेड है श्रीलंका से, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि। इसको जरूर याद रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट है, याद रखना इसको। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट। वो जो नैरो चैनल है उसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ मौजूद है? भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद है बच्चों। मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। फिर से देख लो,
ये भारत का लक्षद्वीप है, ये भारत का लक्षद्वीप है, भारत का यूनियन टेरिटरी, भारत का राज्य। और इसके ठीक साउथ में दूरबीन लगा के देखोगे तो एक देश दिखेगा जिस देश का नाम है मालदीव्स। भारत के ठीक साउथ में लक्षद्वीप यहाँ पर है, इंडिया का यूनियन टेरिटरी स्टेट है। और इसके ठीक साउथ में कौन सा देश है? मालदीव। यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि मालदीव जो है वो किधर है? लक्षद्वीप के साउथ में। और लक्षद्वीप क्या है? भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। आगे चलते हैं। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. भारत का बहुत ही मजबूत जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक है अपने पड़ोसियों के साथ। इस पॉइंट को समझते हैं, भारत कैसे इतना कनेक्टेड है, इतना प्यार कैसे है भारत और उसके पड़ोसियों में, देखते हैं। देखो, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं ना बच्चों, सबसे भारत कनेक्टेड रहा है और सबसे भारत का कोई ना कोई संबंध रहा है। यानी ये संबंध जो है भारत और उसके पड़ोसियों का, ये ज्योग्राफिकल भी है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल भी है। अब पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है कि 1948 से पहले भारत का ही हिस्सा था बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये भारत से अलग हुए हैं, तो भारत से इनका कांटेक्ट या भारत से इनका संबंध है कि नहीं? भारत से अलग हुए हैं हमारे दो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है, हमारा ऐतिहासिक संबंध भी है और हमारा जियोग्राफिकल संबंध है, इसलिए भी क्योंकि ये भारत के हिस्से थे और भारत से अलग हुए हैं। और बच्चों, जहाँ तक बात अफगानिस्तान का है, इस अफगानिस्तान के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा और बहुत प्राचीन संबंध है। यहाँ के ट्रेडर्स हमारे देश में आते थे, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था ना। पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा, पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का अफगानिस्तान से जो संबंध था वो डायरेक्ट था। हमारा पहला पड़ोसी था अफगानिस्तान और यहाँ रहते थे पठान, अभी भी रहते हैं। और उनसे हमारा ऐसा संबंध था कि पठान इंडिया में आते थे अपने सामान बेचने, हम भी वहाँ जाते थे। और वो आज तक अफ़गानी लोग इस चीज़ को मानते हैं और भारत से अफगानिस्तान का संबंध बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। आज भी कभी घूमने जाना अफगानिस्तान, लोग आपको सराखों पर बिठा कर रखेंगे अगर आप सिर्फ इतना बता दिए कि आप इंडिया से। हाँ, लेकिन गलती से भी ये मत बताना कि पाकिस्तान के हो, नहीं तो लोग तुमको बहुत बेइज्जत करेगा। आगे चलो। नेपाल जो है उसका एक हिस्टोरिकल संबंध है इंडिया में, क्योंकि माइथोलॉजिकल रीति रिवाजों के हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से ऐसा माना गया है कि श्री राम की जो पत्नी अर्धांगिनी सीता जी हैं वो नेपाल से थी, ऐसा माना जाता है, जनकपुर से। आगे तिब्बत से हमारा संबंध है, क्योंकि भारत का बहुत ही ऐतिहासिक जो माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर का वो घर है, वो तिब्बत में ही था। राइट नाउ तिब्बत इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। सो संबंध तो है, और साथ ही साथ चाइना से ऐसा संबंध भी है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे चाइना में करवाया और आज चाइना में बौद्ध धर्म की अधिकता है, अधिकतर लोग बौद्ध हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से तो है ही, भूटान से है ही, भूटान के लोग भी बहुत इज्जत करते हैं इंडियन लोगों का। इसके अलावा म्यांमार से भी हमारा बहुत ही पुराना कांटेक्ट है, यानी कि हम अपने पूरे सारे के सारे पड़ोसियों से म्यांमार में भी बौद्ध धर्म बहुत है, और बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंडिया से हुआ था। यानी हम अपने पड़ोसियों से हिस्टोरिकल कनेक्ट रखते हैं। श्रीलंका, कौन भूल सकता है रामायण, लंका, यहाँ रावण रहता था। तो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्ट है बच्चों, हर एक देशों से है, जो भी हमारे पड़ोसी हैं सबसे हमारा कोई ना कोई हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कनेक्ट रखते हैं, और हमारा एक बढ़िया पकड़ है, संबंध है। Before 1947, there were two types of states in India, the provinces and the princely state. 1947 से पहले दो प्रकार के राज्य भारत में होते थे, एक होता था प्रोविंस और एक होता था प्रिंसली। प्रोविंस स्टेट वो स्टेट होता था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में होता था डायरेक्टली, और प्रिंसली स्टेट वो राज्य होता था बच्चों जहाँ पर राजाओं का शासन होता था, जहाँ राजा शासन करते थे। और ऐसा भी होता था कि राजा जो होते थे वो अपना जो भी पैसा होता था वो अंग्रेजों को शेयर करते थे, देते थे। लेकिन जिस राज्य का हेड राजा होता था उसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, और जिसके ब्रिटिशर्स होते थे उसको प्रोविंसेस कहा जाता था। चलो देख लो, प्रोविंसेस were ruled directly by the British officials who were appointed by the viceroy। यानी जो प्रोविंसेस था उस पे रूल कौन करते थे? डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे डायरेक्टली। और वो कौन से होते थे? वो ऑफिसर्स जिसको वायसराय, भारत का वायसराय डायरेक्ट अपॉइंट करता था, वो अंग्रेज रूल करते थे जिस राज्य पे, उस राज्य को कहा जाता था ब्रिटिश
प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय द लोकल, यानी जो प्रिंसली स्टेट होते थे वो भारतीयों के द्वारा उन पर रूल किया जाता था। हेरिडिटरी रूल्स, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से रूल किया जाता था। मान लो प्रिंसली स्टेट के हम राजा हैं, हमारे मरने के बाद या हमारे जाने के बाद हमारा जो बच्चा होगा वो उस राज्य का राजा बनेगा। हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी पाने के लिए, यानी कि स्वतंत्र रहने के लिए, अपना राज्य अलग से चलाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की संप्रभुता मैक्सिमम लोगों ने स्वीकार कर ली थी। यानी ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे बस इसलिए कि वो ब्रिटिशर्स को पैसा देंगे, लेकिन उनको अंग्रेज परेशान ना करें, लोकल ऑटोनॉमी उनकी बनी रहे। ये एक डू यू नो ध्यान रखना कि 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य होते थे, एक होता था प्रोविंसेस और एक होता था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस के रूलर्स होते थे, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और कौन से ब्रिटिशर, जिसको वायसराय अपॉइंट करता था। और प्रिंसली स्टेट में राजा होते थे, राजा शासन करते थे, और ये हेरिडिटी रूल चलता था, यानी वंशानुगत चलता था। ये हो गया इंडियाज नेबर्स। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों। फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको करें। मैंने बता दिया है कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी वगैरह, ये जरूर बता दीजिएगा आप। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप जरूर इसको करिएगा। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, यानी भारत का वो राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है और भारत के कोस्ट पर भी नहीं है, यानी कि कोस्टल एरिया पर भी नहीं है, वैसे राज्य का पता लगाना है और उसको फाइंड आउट करके लिखना है। ये आप मैप देख करके भी पता कर सकते हो, आप जरूर इसको एज अ होमवर्क रखना। क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विथ। भारत के 4 राज्य पहचानिए जिसका फ्रंटियर यानी बाउंड्री है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर, मैंने अलग अलग, पाकिस्तान के साथ जिस राज्य का लगता है बॉर्डर, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। ये आप जरूर इसको लिखिएगा, खुद से फाइंड आउट करिएगा, खुद से पढ़िएगा, सर्च करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरे वीडियो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।